हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, विक्टोरियन पोएट चार्ल्स डिकेंस की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमने दोस्तों अभी तक 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो नंबर ए, melodramatic element is chiefly noticeable in his early works, Oliver Twist and Nicholas Nickleby, ये बिल्कुल करेक्ट है। The illustration of Harley Street appears in Little Dorrit, ये भी करेक्ट है। The strength and weakness of Dickens' humor and pathos lie in the hypersensitive imagination, दोस्तों ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी, the term Newgate novel is inspired by Dickens' novel Newgate is not correct। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, हर क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चार्ल्स डिकेंस इज द टर्म न्यूगेट नॉवेल इज इंस्पायर्ड बाय डिकेंस नॉवेल न्यूगेट। ये दोस्तों सेंटेंस करेक्ट नहीं है। द न्यूगेट नॉवेल्स और ओल्ड बेली नॉवेल्स वर नॉवेल्स पब्लिश्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम द लेट 1820s until the 1840s that were thought to glamorize the lives of the criminals they portrayed। So D is the right answer। Question number 27 is on your screen। The character Fogg appears in Dickens novel। Fogg नामक कैरेक्टर डिकेंस के किस नॉवेल में अपीयर होता है? तो बताइए दोस्तों, किस में होता है? ऑप्शन नंबर सी, पिकविक पेपर्स इज द राइट आंसर। पिकविक पेपर्स में दोस्तों फॉग नामक कैरेक्टर अपीयर होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉग एंड डॉटसन आर द अनस्क्रूपलस लॉ पार्टनर्स हु हैंडल मिसेज बार्डेल्स लॉ सूट इन चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवेल द पिकविक पेपर्स। चार्ल्स डिकेंस का दोस्तों फर्स्ट नॉवेल द पिकविक पेपर्स है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड? कौन सा कैरेक्टर डेविड कॉपरफील्ड में अपीयर नहीं होता है? तो चलिए देखते हैं। 4 कैरेक्टर आपके सामने दिए हुए हैं, हैम, टॉमी ट्रेडल्स, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर रैंक। तो दोस्तों डॉक्टर रैंक जो है वो इसमें अपीयर नहीं होता है डेविड कॉपरफील्ड में। हैम, टॉमी ट्रेडल्स और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं डेविड कॉपरफील्ड के। Dr. Rank appears in Henrik Ibsen's 3-act play A Doll's House, whereas other 3 characters appear in Charles Dickens' 1812 to 1870। 1812 में इनका जन्म हुआ और 1870 में इनकी डेथ हुई। डेविड कॉपरफील्ड में हैम, टॉमी ट्रेडल्स और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का कैरेक्टर आता है। इट वॉज 8th नॉवेल बाय हिम, ये 8वां नॉवेल है डिकेंस का। फुल टाइटल ऑफ द नॉवेल इज द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। दोस्तों ये पूरा टाइटल याद रखिएगा। डेविड कॉपरफील्ड का पूरा टाइटल है द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। द यंगर ऑफ ब्लंडर स्टोन रूकरी, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ सीरियल इन 1849-50 and as a book in 1850। Question number 29 is on your screen। Uriah Heep, one of the major antagonists in the novel David Copperfield was created by। तो डेविड कॉपरफील्ड डिकेंस ने लिखा है। यूरिया हीप का कैरेक्टर जो एंटागोनिस्ट है वो, तो सी इज द राइट ऑप्शन, चार्ल्स डिकेंस। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। Charles Dickens narrates incidents about treatment of children in the 19th century, orphans, women's, and exploitation with an autobiographical touch। In which of the following novels Uriah Heep is one of the major antagonists in the novel of Charles Dickens? यूरिया हीप दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन। Charles Dickens narrates incidents about treatment of children in the 19th century, orphans, women and exploitation with an
ऑटोबायोग्राफिकल टच इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी के चार्ल्स डिकेंस एक इम्पोर्टेंट राइटर हैं, जिसमें इन्होंने बच्चों पे, खासकर अनाथ बच्चों, स्त्रियों पे और उनके शोषण के बारे में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए डेविड कॉपरफील्ड इज द राइट आंसर। ये इनका सबसे प्री वर्क था, डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड इज चार्ल्स डिकेंस नॉवेल। द ओरिजिनल टाइटल इज द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, experience and observation of David Copperfield, the younger of Blunderstone Rookery. In this novel, Charles Dickens narrates incidents about treatment of children in the 19th century, orphans, women, and exploitation with an autobiographical touch. Question number 31 is on your screen. Themes of social class, poverty, and crime with Pip as the main character is found in which of the following novels by Charles Dickens? तो पिप नामक दोस्तों कैरेक्टर इनके किस वर्क में है? आपको पता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1861 में लिखा गया। 1861 फिलिप पिप पूरा नाम था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में पिप नाम का कैरेक्टर है। पिप एज द मेन कैरेक्टर फाउंड इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861. Theme of this novel is social class, poverty, and crime. Full name of Pip is Philip Pirrip. Great Expectations come weekly serial in all the years round. वीकली सीरियल में दोस्तों ये था, ध्यान रखिएगा, पूरे साल, दिसंबर 1 1862, अगस्त 3 1861। ये डेट भी ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर 1860 से 3 अगस्त 1861। 1861 ग्रेट एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑन योर स्क्रीन। ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, काफी लेंदी क्वेश्चन है। द टू स्टैंड इन द फास्ट थिनिंग थ्रॉन्ग ऑफ विक्टिम्स बट दे स्पीक एज इफ दे वर अलोन। आई टू आई, वॉइस टू वॉइस, हैंड टू हैंड, हार्ट टू हार्ट, दीज टू चिल्ड्रन ऑफ द यूनिवर्सल मदर, else so wide apart differing, have come together on the dark highway to repair home together and to rest in her bosom. Who are the two referred to in Charles Dickens' A Tale of Two Cities? दोस्तों A Tale of Two Cities में ये दो कौन है? ऑप्शंस की ओर चलते हैं। 32 के ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये ABCD 4 ऑप्शन देख लीजिए, किन दोनों की बात की गई है। ऑप्शन ABCD में बताइए आप लोग। तो करेक्ट आंसर में दोस्तों आपको बताता चलता हूं, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्ने एंड द सी मिस्ट्रेस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी चार्ल्स डार्ने एंड द सी मिस्ट्रेस। चार्ल्स डार्ने एंड द सी मिस्ट्रेस are the two references in Charles Dickens' novel A Tale of Two Cities, hence option B is correct. Question number 33 is on your screen. Which one of the following was the historical source consulted by Charles Dickens in writing A Tale of Two Cities? तो बताइए दोस्तों क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ हिस्ट्री बाय थॉमस कार्लाइल इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। A Tale of Two Cities is a historical novel by Charles Dickens set in London and Paris before and during the French Revolution. This novel was published in 1859. He had taken the source of this novel from The French Revolution, A History by Thomas Carlyle. तो कहाँ से सोर्स उन्होंने लिया था इस नॉवेल का? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हिस्ट्री बाय थॉमस कार्लाइल। क्वेश्चन नंबर 34। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड अलेक्जेंडर मैनेट सर्व एज प्रिजनर इन द बास्टील? तो बताइए डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट ने एक कैदी के रूप में कितने सालों तक बास्तील में सेवा की? तो 34 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 18 ईयर्स इज द राइट आंसर।
18 years is the right answer. Dr. Alexander Manet is Lucius' father, a brilliant physician, and spent 18 years in secret as a prisoner in the Bastille prior to the French Revolution. He is imprisoned because in the course of his medical practice, he learns of abusive action. His two members of the aristocratic Evrémonde family. Dr. Alexandre Manet is a character in Charles Dickens novel A Tale of Two Cities में दोस्तों ये कैरेक्टर है डॉक्टर अलेक्जेंड्रे मैनेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। Who is described thus in A Tale of Two Cities? Pretty figure, a quantity of golden hair, a pair of blue eyes. तो दोस्तों किसको डिस्क्राइब किया गया इन सेंटेंसेस के द्वारा? 35 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। किसको कहा गया है प्रिटी फिगर, अ क्वांटिटी ऑफ गोल्डन हेयर, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज? तो लूसी मैनेट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। लूसी मैनेट के बारे में कहा गया है प्रिटी फिगर, अ क्वांटिटी ऑफ गोल्डन हेयर, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। A Tale of Two Cities is a novel written by Charles Dickens. His novel has helped to shape generations of readers' understanding of one of the most pivotal events in modern history. It is written in 1859. A Tale of Two Cities was published in weekly installments in Dickens' own journal all the years round. Lucy Manet, described as pretty figure, a quantity of golden hair, a pair of blue eyes. In fact, she happens to act like one at the tender age of 18. तो लूसी मैनेट के बारे में ये दोस्तों स्टेटमेंट कहा गया, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। द ऑफिस ऑफ सर्क्यूलोक्यूशन अकर्स इन। द ऑफिस ऑफ सर्क्यूलोक्यूशन अकर्स इन 36 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ब्लीक हाउस इज द राइट ऑप्शन। तो ऑफिस ऑफ सर्क्यूलोक्यूशन अकर्स इन ब्लीक हाउस। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। Bleak House was the 9th novel from Charles Dickens intended to illustrate the evils caused by long drawn-out legal cases in the courts of Chancery. The novel is considered one of Dickens' finest work, although has not been his most popular. ज़्यादा पॉपुलर दोस्तों ये नहीं हुआ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट वर्क्स में काउंट किया जाता है, फाइनेस्ट वर्क में काउंट किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ ब्लीक हाउस। क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ डिकेंस नॉवेल दैट ओपन्स विद द वर्ड्स इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम? तो सबसे अच्छा समय और सबसे बुरा समय से शुरुआत होती है किस नॉवेल की? तो अ टेल ऑफ टू सिटीज की शुरुआत होती है इन लाइनों से, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। A Tale of Two Cities, 1859 is a novel by Charles Dickens set in London and Paris. इसमें दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि टू सिटीज ये दोनों शहर के नाम क्या हैं? तो लंदन एंड पेरिस ध्यान रखिएगा। तो A Tale of Two Cities दो शहरों की ये कहानी है। 1859 is a novel by Charles Dickens set in London and Paris before and during the French Revolution. Question number 38. Which Dickens novel attacks the new poor law of 1834 in the opening chapters? डिकेंस का कौन सा नॉवेल अटैक करता है द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर्स? शुरुआती चैप्टर्स में कौन सा डिकेंस का नॉवेल न्यू पुअर लॉ के बारे में अटैक करता है? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑलिवर ट्विस्ट की बात हो रही दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 38 का ऑलिवर ट्विस्ट। ऑलिवर ट्विस्ट में न्यू पुअर लॉ 1834।
Charles Dickens' Oliver Twist 1839 attacks the New Poor Law of 1834. The New Poor Law was really a series of measures that were enacted in 1834. 39. A Tale of Two Cities has. तो क्या दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 39 का? A Tale of Two Cities has a romantic hero with a weakness. तो ऑप्शन नंबर 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, a romantic hero with a weakness. A Tale of Two Cities 1859 is a novel by Charles Dickens set in London and Paris before and during the French Revolution. Question number 40. The Court of Chancery is a setting in Dickens. The Court of Chancery is a setting in Dickens. तो 40 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द कोर्ट ऑफ चांसरी इज अ सेटिंग इन डिकेंस के किस नॉवेल में है? तो ऑप्शन नंबर डी, ब्लीक हाउस इज द राइट आंसर. ब्लीक हाउस was first published in a serial form between 1852 and 1853 and it is one of Charles Dickens' major novel. और इसकी सेटिंग दोस्तों द कोर्ट ऑफ चांसरी इज अ सेटिंग इन डिकेंस ब्लीक हाउस. 41. लिटिल नेल इज अ कैरेक्टर इन डिकेंस. तो लिटिल नेल का कैरेक्टर दोस्तों डिकेंस के किस नॉवेल में आता है? तो लिटिल नेल का कैरेक्टर आता है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप 1841 is a novel by Charles Dickens. The plot follows the life of Nell Trent and her grandfather, both residents of the old curiosity shop in London. Question number 42. Put the following novels by Charles Dickens in a sequential order with the help of the code. तो बताइए दोस्तों 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीक्वेंस ऑर्डर में इनको आपको लगाना है. तो सबसे पहले ब्लीक हाउस 1852 में आया था. फिर दोस्तों हार्ड टाइम्स 1854 में आया. और उसके बाद अ टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859 में आया. और ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में आया. तो ऑप्शन नंबर 3241 ए इज द राइट आंसर. तो देख लीजिए दोस्तों ब्लीक हाउस 1852 में, हार्ड टाइम्स 1854 में, अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में, ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861 में. तो 42 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर. हु अमंग चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर इज हम्बल एंड हु विलेन? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 43 का करेक्ट आंसर बताइए. कौन सा कैरेक्टर जो है हम्बल है एंड हु विलिंग? तो ऑप्शन डी, यूरिया हीप और बार्किस. डी इज द राइट ऑप्शन. डी इज द राइट ऑप्शन. The above described characters are Uriah Heep and Barkis from Dickens' David Copperfield. Hence option D is the right answer. दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स भी देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, फटाफट देख लेंगे. Dickens became the editor of Daily News, but he held it only for a very short duration. This duration was 3 weeks था. Hard Time appeared in 1854. Great Expectation appeared in 1861. Who edited Household Words and All the Year Round? Dickens. When did he make his first literary contribution? A sketch called A Dinner in Poplar Walk under the title Waj. The same piece was reprinted in sketches by Waj as Mr. Mince and his cousin. तो 1833 में.
Sketches by Bosch contained illustrations by an artist. Who was the artist? George Cruikshank. Dickens was an incomparable stylist with as pretty a sense for the right word, as pretty an ear for prose rhythm as any English novelist has ever possessed. Whose comment is this? तो दोस्तों AC रिकेट का कमेंट है. Who called Dickens a special correspondent for posterity? कौन कहता है? वॉल्टर बेजहॉट कहते हैं. With Shakespeare, Dickens is the most English of writers, and like Shakespeare, he has conquered the world. The faults of Dickens are the faults of English characters. Who said? George Sampson ने ये बात कही है. A close friend of Dickens objected to the original ending of Great Expectations, in which Stella remarries and Pip remains single. Dickens accordingly revised to a more conventional. क्वेश्चन नंबर 44 को दोस्तों ध्यान से देखिए. A close friend of Dickens objected to the original ending of Great Expectations, in which Stella remarries and Pip remains single. Dickens accordingly revised to a more conventional ending, which suggests that Pip and Stella will marry. Who was the friend? तो 44 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन फ्रेंड था? तो विल्की कॉलिंस इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. On Wilkie Collins' suggestion, Dickens altered the ending of Great Expectations 1861. Hence option A is correct. Question number 45 is on your screen. दोस्तों हम 50 तक करेंगे इसमें. Match list 1 with list 2 according to the code given below. नॉवेल को मेजर सिंबल से दोस्तों मैच करना है, तो मिलान कीजिए जरा, बताइए तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा. सभी लोग मिलान करिए, बताइए फटाफट. तो डॉम्बी एंड सन का करेक्टर दोस्तों किससे मैच होगा? इसका मैच हो जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग. ट्रेन से हो जाएगा. डॉम्बी एंड सन का हो जाएगा ट्रेन से. रिटर्न ऑफ नेटिव का किससे हो जाएगा? थॉमस हार्डी का द रिटर्न ऑफ नेटिव है 1878 हैज द सिंबल ऑफ, इसमें हेल्थ हो जाएगा. और चार्ल्स डिकेंस का ब्लीक हाउस 1853 हैज द सिंबल ऑफ फॉग हो जाएगा. थर्ड का क्या हो जाएगा? फॉग हो जाएगा. और टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स दोस्तों पढ़ा होगा 1891 थॉमस हार्डी का, इसका मिस्ट हो जाएगा. तो 2314 पहले ट्रेन, फिर हेल्थ, फिर ब्लीक हाउस का फॉग, और फोर्थ का हो जाएगा मिस्ट. 2314 ऑप्शन नंबर ए. 2314 चलते दोस्तों. 2314 ऑप्शन नंबर ए. 2314 ए इज द राइट ऑप्शन. इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. चार्ल्स डिकेंस डॉम्बी एंड सन 1848 में लिखा गया हैज द मेजर सिंबल ऑफ ट्रेन. थॉमस हार्डी द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 हैज द सिंबल ऑफ हेल्थ. चार्ल्स डिकेंस ब्लीक हाउस 1853 हैज द सिंबल ऑफ फॉग. और थॉमस हार्डी टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स 1891 हैज द सिंबल ऑफ मिस्ट. दोस्तों कुछ एग्जाम पॉइंट्स और हम लोग करेंगे. He used fiction as a platform for his social appeals. Who said? तो किसने कहा कि उसने फिक्शन को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया फॉर हिज सोशल अपील्स? रिकेट ने यह बात कही. Dickens was a great genius and is permanently among the classics. But the genius was that of a great entertainer, and he had, for the most part, no profounder responsibility as a creative artist. Whose comment is this? तो F.R. Lewis का कमेंट है. Among the English novelists, Dickens is neither the most consummate artist
neither the most consummate artist nor the finest psychologist, not the most accomplished realist nor the most seductive of tale writers, but he is probably the most national, the most typical and the greatest of them all who said. तो कैजामियन का दोस्तों ये स्टेटमेंट है। एज अ पनिशमेंट फॉर बाइटिंग हिज स्टेप फादर, मिस्टर मर्डस्टोन सेंट डेविड कॉपरफील्ड समवेयर। द प्लेस वॉज सलेम हाउस में भेज दिया था दोस्तों, जब उसने अपने फादर स्टेप फादर को काट लिया था, मर्डस्टोन को। क्वेश्चन नंबर 46, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रिस्पॉन्स। असर्शन क्या है? डिकेंस नॉवेल्स आर कॉल्ड न्यू गेट नॉवेल्स। रीजन है दे आर कॉल्ड सो बिकॉज डिकेंस adulates in these novels the careers and adventures of criminals। तो 46 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए इज द दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों की व्याख्या बिल्कुल सही है। The Newgate novels are Old Bailey novels, were novels published in England from the late 1820s till 1840. They were thought to glamorize the lives of the criminals they portrayed। Question number 47, Charles Dickens' visit to the United States produced। चार्ल्स डिकेंस की जो विजिट थी यूनाइटेड स्टेट की, उसके बाद उन्होंने कौन सा वर्क प्रोड्यूस किया? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन चुजेलविट। सी इज द राइट ऑप्शन। डिकेंस विजिट टू द यूएस प्रोड्यूस्ड मार्टिन चुजेलविट 1844, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस? के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? दे डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसकॉन्टेंट्स ऑफ एन अर्बन सिविलाइजेशन। तो 48 का दोस्तों ए बिल्कुल सही है। द प्लॉट्स आर स्ट्राइकिंगली टाइट निट। दोस्तों ये करेक्ट नहीं है, टाइट निट प्लॉट नहीं है। द प्लॉट्स आर स्ट्राइकिंगली टाइट निट, तो बी इज नॉट ट्रू। बी इज द राइट ऑप्शन। द प्लॉट्स आर स्ट्राइकिंगली टाइट निट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी दे शेयर अ सेंस ऑफ फन एंड डिटरमाइनिंग ऑप्टिमिज्म सही है। दे इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलर कंटेम्प्रेरी कल्चर सही है। तो बी द प्लॉट्स आर स्ट्राइकिंगली टाइट निट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न अप? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चार्ल्स डिकेंस का कौन सा कैरेक्टर ये उम्मीद करता है कि कुछ न कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा? तो मैकाइवर दोस्तों, ऑप्शन बी। मैकाइवर हमेशा ये उम्मीद करता रहता है समथिंग विल टर्न अप। बी इज द राइट ऑप्शन। Wilkins McIver is a fictional character from Dickens' 1850 novel David Copperfield. He modeled on Dickens' father who kept on hoping that something will turn up। Last question this class का दोस्तों 50, क्वेश्चन नंबर 50, Who is the real benefactor of Pip in Dickens' Great Expectations? तो 50 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Who is the real benefactor of Pip in Dickens' Great Expectations? तो रियल बेनिफैक्टर कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी, मैगविच। मैगविच इज द राइट आंसर। मैगविच इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ Pip in Dickens' Great Expectations। Magwich's first words to Pip are a dead by threat। The scene takes place in a graveyard which adds to the sinister feeling। दोस्तों इस क्लास में हमने 50 तक डिस्कस किए। अगली क्लास में हम 51 से 75 तक डिस्कस करेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार मेरे साथ पढ़ते रहिए। लेक्चरर पीजीटी जो कि 9 और 10 मई को होना है, 17 राइटर हमें कवर करने हैं और आप लगातार पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो